आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली की शुरुआत की थी जिसमें हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, उसका सूत्र ये रहा, उस प्रमेय से सूत्र निकल कर आता है। दोस्तों, इसके आधार पर हमने एचसीएफ निकालना सीखा था और साथ ही पूर्णांकों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके जो प्रश्नावली 1.1 है इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। दोस्तों, ये जो पिछले वीडियो है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, हमें इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं। इसमें पहली संख्या है 196 और 38,220। दोस्तों, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और देखिए दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या दोस्तों 38,220। दोस्तों, ये बड़ी संख्या है। दोस्तों, सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों, ये नाम एक प्रमेय से निकल कर आया था। इसका सूत्र था A बराबर BQ प्लस R। ये सूत्र था। दोस्तों, इस मान को इस सूत्र में फिट करना। देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो है भाज्य और ये है भाजक। ये बड़ी संख्या भाज्य बना देंगे और ये भाजक हो जाएगी हमारी। तो बड़ी संख्या क्या है? 38,220। भाजक क्या है? 196। दोस्तों, इसका भाग जब हम इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो 195 आएगा। कितना आएगा? 195 और शेषफल बचेगा 0। ठीक है। इस संख्या का भाग हमने इसमें दिया। कितने बार गया? 195 यानी कि 195 बार। तो शेषफल हमारे पास 0 बचा। ये हमारा चरण पहला था, इसी में इसका काम हो गया। एचसीएफ हमारे पास इसी में निकल कर आ गया। देखिए कौन सा है एचसीएफ। कैसे निकल कर आ गया यहीं पे? क्योंकि हमारे पास अंत में 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 आते ही शेषफल एचसीएफ निकल आता है। देखिए दोस्तों, जब शेषफल 0 आ जाता है वहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाता है। देखिए चरण 1 में चूंकि लिख दीजिए, क्योंकि चरण 1 में हमें भाजक 196 यानी 196 से 0 प्राप्त हो गया है। अतः संख्याओं 196 और 38,220। 196 और 38,220 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ये देखिए, ये 196 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 आया था। तो दोस्तों, ये सवाल इतना सही था। देखिए आगे अगला सवाल करते हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है। देखिए दूसरा दिया हुआ है देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन? ये दूसरा सवाल दिया हुआ है। कौन सा है? 867
और 255 का HCF ज्ञात करना है। 867 और 255 का HCF हमें ज्ञात करना है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 867। इस चिन्ह का मुंह इस तरफ खुल जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या ये है और 255 हमारे पास छोटी संख्या है। हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों A का मान क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 867। 867 को हम लिख देंगे बराबर छोटी संख्या कौन सी है? 255। 255। देखिए दोस्तों, इस संख्या का भाग जब हम इसमें देंगे, देखिए तो A का मान तो ये रहा, B का मान ये रहा, अब Q का मान यानी कि भागफल, यानी कि 255 का भाग जब हम इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार गया, ये हमारे पास भागफल का मान आ गया। प्लस शेषफल कितना बचा? शेषफल दोस्तों 102 बचा। कितना बचा? 102 बचा। अब दोस्तों ये हो गया हमारा पहला चरण, ठीक है। चरण नंबर 2, इस संख्या को इसके नीचे उतार देंगे, मतलब पहले भाज्य ये था, अब भाज्य इसको बना देंगे। तो 255 बराबर ये जो शेषफल बचा है उसे भाजक बना देंगे। तो 102 हमारा ये था भाजक, शेषफल था, इसे भाजक बना दिया। 102 का भाग वापस 155 में देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। प्लस शेषफल कितना बचेगा? 51। देखिए 255 का भाग 255 में जब 102 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 204। यहाँ पर हमारे पास 51 शेषफल बचेगा। इस शेषफल को हमने यहाँ रख दिया। चरण नंबर 3, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहले भाजक था, अब इसे हम भाज्य बना देंगे 102, ठीक है। बराबर ये हमारा शेषफल आया था, इस शेषफल को हम भाजक बना देंगे 51। अब 51 का भाग 102 में देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। शेषफल कितना बचेगा? 0। हमारे पास 0 आ गया है। अब सवाल आगे हल नहीं होगा, सिर्फ हमें चूंकि लिखना है और लिखना है कि चरण 3 में, आखिरी चरण के बारे में लिखना पड़ता है। चरण 3 में भाजक कितना था? 51। भाजक 51 से हमें 0 प्राप्त हो गया है। 0 प्राप्त हो गया है। अतः संख्याओं 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल था। हमारा दूसरा ऑप्शन का सवाल था। अब हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हम एक और प्रश्न ऐसा ही करके देखते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1, 6³+3, 6³+5 के रूप का होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने वाले सवाल प्रश्नावली 1.1 तक अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उन्हें क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका हल शुरू करते हैं। अब देखिए, हमें मालूम है कि किसी सम संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करके उसमें 1, 3 या 5 या विषम संख्या जोड़ देते हैं तो हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक आता है। ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि किसी सम संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करके उसमें विषम संख्या जोड़ देते हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक आता है, ठीक है। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें, सिद्ध कैसे करें, किसी को बताएं कैसे? देखिए हल शुरू करते हैं। देखिए, माना
कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, विषम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, वो इसलिए क्योंकि 6 से नीचे कई संख्याएं हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक भी है और धनात्मक सम पूर्णांक भी है। यहाँ पर यदि हम 2 रख दें तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर यदि 4 रख दें धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। यदि यहाँ पर भी 4 रख दें तो धनात्मक सम पूर्णांक हो सकता है, या 6 रख दें। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों के लिए रखते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक, कोई सा भी हो, इसलिए दोनों के लिए यहाँ पर रखना पड़ता है। देखिए प्रमेय 1.1 क्या कहती है? प्रमेय 1.1 से, प्रमेय 1.1 से, ठीक है, ये प्रमेय में क्या कहती है कि A बराबर BQ प्लस R, ये प्रमेय हमें ये सूत्र देती है जिसकी क्या शर्त है? 0 R प्लस कहाँ आएगा? R और B। ठीक है, ये मैंने कई बार समझा दिया है। R का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, B का मान R से बड़ा हो सकता है। ठीक है, B का मान तो हमें पता है यहाँ क्या है, B का मान क्या है? क्या ये जो मान है शुरू का, यही B का मान है। देखिए 6 6 6 सभी में 6 है, तो B का मान क्या है? 6। R का मान देखिए, एक तो मैंने क्या कहा, R का मान देखिए, एक तो 0 हो सकता है, ये तो परमानेंट है, और एक 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है, कितना तक हो सकता है? यहाँ पर कितना तक हो सकता है? 1 2 और 3 और 4 और 5। ठीक है, 5 तक क्यों हो सकता है? 6 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर B का मान 6 है। यदि R का मान भी 6 हो गया तो ये शर्त लागू नहीं होगी, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5 तक हो सकते हैं। 6 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर B का मान 6 है, और यदि B का मान 6 है और R का मान भी 6 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इस नियम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर R बराबर 0 के लिए लिखते हैं, के लिए R बराबर 0 के लिए क्या होगा? ए तो एक धनात्मक पूर्णांक है ही। ठीक है, B का मान क्या है? 0। B का मान क्या है? 0 कहाँ है? 6 है। ठीक है, 6। Q का मान हमें दे नहीं रखा, Q को क्यों लिखेंगे? प्लस R का मान क्या लिखेंगे? 0। R बराबर 0 लिया तो 0। ठीक है, ये हो गया। R बराबर 1 हो तो 1 के लिए, तो A बराबर 6, B का मान 6 है, Q प्लस R का मान क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पर देखिए 1 लिया है, 1। ठीक है, R बराबर मैं यदि 2 ले लूँ तो R बराबर 2 के लिए A बराबर 6 Q प्लस 2। R का मान 3 ले लूँ तो R 3 के लिए A बराबर 6 Q प्लस 3। ठीक है, R का मान 4 ले लूँ तो A बराबर 6 Q प्लस 4। R का मान 5 ले लूँ, R बराबर 5 ले लूँ तो A बराबर 6 Q प्लस 5। सभी हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब बस
चूंकि लिखना है हमें, ये चूंकि नहीं बोलना, ये सिद्ध करने वाले में चूंकि बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चूंकि लिखना है हमें, चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात करें तो पहले विषम पूर्णांक ले लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यदि a बराबर 6q प्लस 1 या a बराबर 6q प्लस 3 या a बराबर 6q प्लस 5 हो तो ये सम संख्याएं है, तो ये सम संख्याएं हैं, इसलिए कि धनात्मक सम संख्याएं कहाँ है, विषम संख्याएं हैं, सॉरी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। पूर्णांक तो ये पूर्णांकों के रूप में होगा, ठीक है। यदि हम a बराबर 4q प्लस 0, या इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 4q, हाँ, या a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 4 ये हो तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगी, क्योंकि ये सम संख्या है। ये सम हो तो ये सम संख्याएं हैं, हो तो ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक नहीं होंगी। प्लस का मतलब धनात्मक है, प्लस का मतलब धनात्मक है। तो ये था हमारा सवाल। देखिए रिपीट करते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है, कोई भी a है, a का मान फिक्स नहीं है, निकालेंगे तब पता लगेगा। देखिए प्रमेय 1.1 से, प्रमेय 1.1 क्या कहती है, ये सूत्र देती है हमें, ठीक है। ये सूत्र, इस सूत्र की शर्त क्या है, r का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हो कि b से ही बड़ा हो जाए, ठीक है। तो r का मान, b का मान तो r से बड़ा हो और r का मान 0 से बड़ा हो, मतलब ये b का मान r से बड़ा है, r का मान 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो b का मान तो हमारे पास 6 है, कैसे निकाले, ये रहे देखो 6 और ये देखिए, ठीक है। r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकता है। 6 नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर b का मान 6 है और यदि 6 हुआ तो इस शर्त का अनुपालन नहीं होगा, इसलिए 5 तक हो सकते हैं। ये हमने संख्याएं लेके रख ली हैं, ये मान आ गए हैं, ठीक है। यदि a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो तो विषम संख्या, ये विषम संख्याएं हैं। कैसे हैं विषम संख्याएं, देखिए मान लीजिए 6q का मान मान लीजिए 3 है, ठीक है। 6q यानी कि 3 है तो 6 3 18 है। मान लीजिए q बराबर 3 है तो 6 गुणा 3 प्लस 1 तो 18 प्लस 1 बराबर 19। 19 एक विषम संख्या है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसलिए ये विषम संख्या है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप में होंगी, ठीक है। यदि a बराबर 4q
ए बराबर 4q प्लस 2, ए बराबर 4q प्लस 4 हो तो ये सम संख्याएँ हैं। ठीक है, सम संख्याएँ कैसे हैं, देखिए इसे ही ले लीजिए पहले। ये क्या है 4q मान लीजिए q का मान हमने यहाँ 3 रखा था, यहाँ भी 3 ही रख के देख लीजिए। ठीक है, तो क्या आया 12। तो 12 क्या है, एक सम संख्या, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसका वर्ग करके हमें ये मान और ये मान निकालना है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यहाँ m कोई पूर्णांक है, हमने यहाँ पर q भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर m दे रखा है। स्क्वायर मतलब किसी पूर्णांक का स्क्वायर पूछा है कि वो स्क्वायर इसके रूप में हो सकता है क्या। तो माना मैंने कोई पूर्णांक a ले लिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लिया, तो हमने a बराबर 3q भी तो पढ़ा था, ये भी तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसके साथ साथ ये भी है 3q प्लस 1। हाँ मानते हैं ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है और ये सम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। यदि a बराबर 3q हो तो हम इसका, यहाँ पर वर्ग की बात हो रही है, हम इसका वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका भी वर्ग हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग 3 का वर्ग करेंगे तो 9, q का वर्ग होगा तो q स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे यहाँ पर 3 है, हमें ये मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 को यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर 3 बचेगा, ये q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं इस 3q स्क्वायर, ये क्या है 3, यहाँ 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया, तो मैं इस मान की जगह m रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3m। यहाँ देखिए ये मैंने ये निकाल दिया है। यदि मान लीजिए a बराबर 3q प्लस 1 हो तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होगा, इसलिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सरल समीकरण बताता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, इससे बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सरल समीकरण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने इस सरल समीकरण के हिसाब से इसको हल करना है, इसको हल करेंगे तो ये क्या है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3q का स्क्वायर किया था तो 9q स्क्वायर आया था, यानी कि 9q स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका मान हो गया। आगे क्या दे रखा है 2ab, a इसको माना था, b इसको माना था, तो दोनों को गुणा करेंगे, 3q को 1 से गुणा किया तो 3q, फिर उसका दूना करके लिख देंगे तो 3 दूना 6q। ठीक है, 3q का दूना करके लिखेंगे, ये दो सूत्र में है, 3q का दूना करके लिखेंगे तो 6q। यहाँ पर फिर अगला क्या है b स्क्वायर, b क्या माना था 1 को, तो 1 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 1। यहाँ पर हमें ये मान लाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर ये a प्लस 1 है, प्लस 1 इधर भी है, तो इधर इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पर इस 3 का भाग इसमें देंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे प्लस 1। देखिए ये 9q का स्क्वायर है, इसका मैं इस मान में मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये मान बचा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर ये जो मान है
ये मैंने बॉक्स में बंद किया है, इस मान को मैं यहाँ पर m मान लेता हूँ। 3q² प्लस 2q बराबर m, क्योंकि मुझे तो ये मान लाना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3m प्लस 1, ये प्लस 1 ये रहा, इस मान को मैंने m मान लिया, m लिख दिया, और यहाँ पर ये मान आ गया हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो ये मान हमारे पास आ गया था, तो ये हो सकता है इसके रूप में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां दोस्तों पिछले क्वेश्चन में वर्ग दिया था, यहाँ पर घन दे दिया, कि किसी पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। यहाँ भी m कोई पूर्णांक है दोस्तों, वहां पर वर्ग के बारे में पूछा था, यहाँ पर घन के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हमने a मान लिया। अब देखिए a को हम a बराबर हम 3q भी तो लिख सकते हैं, a बराबर हम 3q लिख सकते हैं, ठीक है, और a बराबर हम 3q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी तो पूर्णांक ही है, और a बराबर 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यदि हम दोस्तों इनका घन करके हमें ये मान निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यदि a बराबर 3q हो, तो इसका घन करेंगे, तो साथ में इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर में है, इसलिए इसका भी घन करेंगे, ठीक है। तो 3 का घन 3 3 9 9 30 27 होता है, तो ये तो हो गया 27। क्यू का घन करेंगे तो क्यू का भी घन कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ कितना है 9, तो हमें यहाँ पर 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3, क्योंकि 9 3 27 होते हैं ना, मतलब 9 का भाग 27 में दिया तो 3 आएंगे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, क्यू का घन, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर मुझे तो ये मान चाहिए, ये मान लेने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं m मान लूंगा। तो ये क्या है 3q का घन, इसे मैंने m मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं m को रख दूंगा, क्योंकि m के बराबर हमने ये माना था, इसके बराबर हमने m माना था, इसलिए मैं इसकी जगह m को रख दूंगा। ये हमारे पास ये तो आ गया, देखिए ये तो होता है घन के बराबर, ठीक है। यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो क्या करेंगे, अब इसका भी घन करके देखेंगे, a का क्यूब, इसका भी क्यूब करके देखेंगे, ठीक है। तो 3q प्लस 1 का क्यूब। अब दोस्तों इसमें एक सर्व समीका लगेगी, वो क्या है, वो सर्व समीका देखिए a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का कोष्टक लगाकर क्यूब। अब देखिए a तो मैं इसको मान लेता हूँ, b मैं इसको मान लेता हूँ, इसको हम खोलते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, ये कुछ इस तरह से खुलता है। अब देखिए मैंने a तो ये मान लिया 3q और b को 1 मान लिया। पहले क्या है a का क्यूब, तो मैं इसको खोलूंगा तो a क्या है 3q, तो 3q का क्यूब कर दूंगा तो ये इसी की तरह आ जाएगा 27। 3q का क्यूब मैंने यहाँ पर खोला तो 27 आया था,
तो यहाँ पर भी 27 ही आ जाएगा, यानी कि 3q का मैंने क्यूब बोला तो 27 क्यू की घात 3 आ जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है, b का क्यूब किया प्लस लगाकर, b क्या है 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है, प्लस आगे क्या है 3a, यहाँ पर b भी है 3a, यहाँ पर क्या है 3ab, तो यहाँ पर a तो क्या है 3q और b क्या है 1, तो दोनों को गुणा करके 3q को 1 से गुणा किया तो 3q और उसको 3 से गुणा करके लिख देंगे तो 3q, 3 क्या 9q आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 9q आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कोष्टक a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे, यानी a तो क्या है 3q और b क्या है 1, ठीक है, क्यूब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, देखिए 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस, देखिए 9 को 3 से गुणा करूंगा तो 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 9 को 3 से गुणा किया 27, क्यू को क्यू से गुणा किया स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9q को 1 से गुणा करूंगा तो 9q, ठीक है। अब ये मान आ गया, तो दोस्तों हम इसे क्रम वाइज लिख लेते हैं। तो 27q की घात 3, सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए पहले, फिर आएगा 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा 9q प्लस 1, ये छोटा ही छोटा 1। अब देखिए मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 1, इसे हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये रहा। अब इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 9 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 9 चाहिए। 9 किस लिए चाहिए, यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब इस 9 का भाग इन सब में दे दूंगा, लास्ट में क्या बचाऊंगा सिर्फ एक, क्योंकि मुझे लास्ट में प्लस में 1 भी चाहिए, ठीक है, इसलिए 9 का भाग 27 में दिया 3, यहाँ पर क्यूब भी बचेगा प्लस, ठीक है, 9 का भाग इस 27 में देंगे तो 3q स्क्वायर, ठीक है। अब बचा ये 9, अब इस 9 का भाग इसमें देंगे तो सिर्फ q बचेगा, ठीक है, प्लस 1 नहीं आएगा, प्लस 1 बाहर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमें ये मान लेके आना है और लास्ट में प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर लगा के, देखिए इस मान को मैं m मान लूंगा, यहां मैंने इस मान को m मान लिया, ठीक है, इसके बराबर क्या है m, तो यहाँ पर 9m प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए 9m प्लस 1, तो ये भी घन के रूप में हो सकता है, ठीक है, ये इसका घन भी इसके रूप में हो सकता है, इस पूर्णांक के 9m प्लस 1 के रूप में ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये दो तो हम निकाल लिए। तो दोस्तों अगला पूर्णांक कौन सा हमारा, a बराबर 3q प्लस 2, ये देखिए ये, इसको हमने हल कर लिया, इसको भी कर लिया, अब इसको करेंगे। देखिए हमें इनका घन कर करके ये मान निकाला था, अब इसका भी घन करके ये मान निकालना होगा हमें, ठीक है। तो इसका घन क्या होगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ऐसा करेंगे। तो इससे इस सर्वसमीका के उपयोग से इसे खोलेंगे। देखिए ये इसके रूप में है ना, a प्लस बी 3q प्लस 2, इसे तो हम a मान लेंगे, इसे मान लेंगे b, ठीक है। इन दोनों को ये इसके रूप में है, ये इसके रूप में है, ठीक है। तो देखिए 3q का घन क्या होता है, देखिए यहाँ पर a का क्यूब, हम a का क्यूब करेंगे तो ये होगा 27q क्यूब। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये होता है 27, और q गुणा q गुणा q, इसे हम
क्यूब की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए 27 क्यूब प्लस b का क्यूब 2, तो 2 2 2 4, 4 2 8, इसका क्यूब 2 का क्यूब क्या हो गया 8। ठीक है, आगे क्या है 3ab, ab क्या है 3 क्यू तो a प्लस 2 क्या है b, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 2 6 क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब को यहाँ पर क्या है 3 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 क्यूब। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 18 क्यूब। इसके अंदर क्या है a प्लस b, मतलब इस मान को ऐसे कैसे उठा के यहाँ पर लिख देंगे 3 क्यूब प्लस 2। यहाँ पर क्यूब नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए इसे हल करते हैं। 27 क्यूब की घात 3 प्लस 8 प्लस इसको इस कोष्टक में जो संख्या है उनसे गुणा करेंगे, तो देखिए 8 को 3 से गुणा करेंगे, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54। ठीक है, क्यू को क्यू से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, और क्यू को 2 से 18 क्यू को 2 से गुणा करेंगे तो 36 क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्रम वाइज लिख लेंगे। 27 सबसे पहले घात सबसे बड़ी घात कौन सी है उसे सबसे पहले लिखेंगे, तो 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू की घात 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8। देखिए हमें लास्ट में प्लस 8 चाहिए, प्लस 8 है हमारे पास। आगे क्या चाहिए 9m, तो देखिए यहाँ पर भी मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों मान है, इनमें से मैं 9 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, 9 का भाग 27 में दिया, 3 क्यूब बचा यहाँ पे। ठीक है, यानी इसमें से मैं केवल 9 निकालूंगा बाहर, तो यहाँ पर 3 क्यूब बचेगा। ये देखिए 9 3 27, और 9 को क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर। इस पूरे मान को यदि 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वापस। ठीक है, तो अब देखिए 54 है, 54 में 9 का भाग देंगे तो 9 छिकी 54, 9 क्यू स्क्वायर, प्लस ये 36 है, 36 में 9 का भाग देंगे 4 क्यू। ठीक है, ये मान आ गया, प्लस 8 हमें लास्ट में चाहिए। देखिए इस मान को भी मैं यहाँ पर m मान लूंगा क्योंकि मुझे तो ये मान लाना है ना, इसलिए 9m प्लस 8। ये देखिए इस मान की जगह मैंने 9 फिट कर दिया, इसलिए ये भी इसके घन के रूप का मतलब इसका घन मतलब इस पूर्णांक का घन इसके रूप में हो सकता है, इसलिए ये भी हो सकता है 9m प्लस 8। तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इस प्रश्नावली में इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, हमने हल कर लिए, केवल एक क्वेश्चन हल नहीं किया। कौन सा तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, तो आप कहेंगे कि वो क्वेश्चन हल क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी भरी पड़ी थी पूरी, वो आप भी कर सकते हैं, उसमें केवल एचसीएफ निकलेगा और कुछ नहीं। खत्म, बाय बाय टाटा।